नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक बंधों के प्रकार। चलिए समझते हैं इनको। रासायनिक बंधों को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? दो। एक कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हिंदी में बोलेंगे प्रबल बंध। दूसरी कैटेगरी है वीक बॉन्ड। अब यहां पर आप देखो, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रबल बंध बनते हैं दो परमाणुओं के मध्य। किनके मध्य बनेंगे? दो परमाणुओं के मध्य। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक है ना। और वीक बॉन्ड बनते हैं दो अणुओं के बीच में। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। चलो, अब ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसमें चार टाइप के बॉन्ड आते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कितने टाइप के बॉन्ड आते हैं? चार। चलो एक एक करके देखो। पहला टाइप है इसमें आयनिक बॉन्ड। दूसरा टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा टाइप है इसका को ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा टाइप है इसका मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। चलो, अब इसके बाद ये जो वीक बॉन्ड है इसमें भी दो टाइप के बॉन्ड आते हैं। तो इधर देखो, तो एक इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है वंडर वाल बॉन्ड, या फिर हम इसे वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंडरवाल फोर्स। चलो, अब यदि हम इनमें इन बंधों की प्रबलता, स्ट्रेंथ का यदि हम ऑर्डर देखें इनमें, तो सबसे ज्यादा प्रबल होता है आयनिक बॉन्ड। सबसे प्रबल कौन होता है? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक के बाद कोवलेंट, और कोवलेंट और कोऑर्डिनेट इन दोनों की प्रबलता लगभग समान होती है ना। इसके बाद आ जाएगा मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, अब मेटेलिक के बाद आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे कम प्रबल होता है वंडरवाल
बॉन्ड, या फिर हम इसे वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। चलो पहले ऐसा चार्ट बनाओ। चलो कर लिया नोट। अब हम एक एक करके इन सभी प्रकार के बंधों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड, है ना। चलो तो पहले हम इसे समझते हैं, फिर इसके बारे में ये जो लिखा हुआ है इसको मैं आपको समझाता, है ना। चलो इधर देखो, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं सोडियम, है ना, और एक हम ले लेते हैं क्लोरीन, है ना। अब मेरे को आप लोग ये बताओ, ये जो सोडियम है, सोडियम क्या है, मेटल। सोडियम क्या है, मेटल है। और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल। चलो अब मेरे को ये बताओ आप, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, है ना। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। चलो तो हम पहले इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। चलो इसका लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आउटर सेल ये है 3 नंबर वाली। भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको लास्ट का नंबर देखना है, लास्ट में जो नंबर आता है वो आउटर सेल का होता है। तो यहां पर देखो लास्ट में 3 दिख रहा है, तो ये है आउटर सेल। आउटर शेल। चलो यहां पर आप देखो लास्ट में यहां भी 3 दिख रहा है, तो ये वाला 3 और ये वाला 3, ये पूरा आउटर सेल हो गया। आउटर शेल। तो यहां पर आप देखो आउटर सेल में आप देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और यहां पर क्लोरीन में आप देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 ये और 2 ये। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, है ना। तो यहां पर आप देखो, ये सोडियम के आउटर सेल में हमने बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये हम 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ये हमने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, है ना। तो अब होता क्या है, सभी परमाणु ये चाहते हैं कि उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि किसी भी परमाणु के आउटर सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो हो जाएगा स्थायी। जैसे अक्रिय गैसों के आउटर सेल में आप देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए तो अक्रिय गैस कहते हैं उनको, क्योंकि उनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। और 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ना तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। चलो अब यहां पर आप देखो, सोडियम के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहां पर आप देखो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, 8 में 1, है ना। तो यहां पर क्या होगा भाई, ये जो सोडियम है इसके आउटर सेल में आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन है,
यदि ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, 8 करने के लिए 7। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे। तो ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम क्लोरीन को दान कर देता है ना। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई सेल में यदि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाए तो उसको सेल कंसीडर नहीं करना। यहां पर देखो आउटर सेल 3 नंबर की है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब आगे देखो, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, तो सोडियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो क्लोरीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर आप देखो एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उदासीन हो जाएगा। या तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या NaCl इस तरीके से लिख दो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर आप देखो तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको लिख के बताता हूं। यहां पर क्लोरीन आयन का है ना, आयन बन गया ये। तो यहां पर आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो यहां पर आप देखो ये आउटर सेल है, भाई ये पूरा आउटर सेल। तो अब आप देखो आउटर सेल में 6 और 2 ये 8 हो गए इसके पास। सोडियम आयन का देखो, तो 1s2 2s2 और 2p6। तो यहां भी आप देखो आउटर सेल ये, तो आउटर सेल में आप देखो 6 और 2 ये 8। तो यहां पर आप देखो सोडियम आयन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोरीन आयन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहां पर आप देखो ये क्या बन गए, आयन, धनायन और ऋण आयन। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण। भाई हम क्या पढ़ते हैं, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है ना। तो धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण होगा, और इस आकर्षण के कारण ही क्या बन रहा है, आयनिक बंध। या फिर यूं बोल दो कि भाई इसे ही हम क्या बोलेंगे, आयनिक बंध, क्योंकि आयनों के बीच बन रहा बंध। या फिर हम इसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो आप इसे आयनिक बॉन्ड बोल दो या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी हम इसे बोलते हैं। तो यहां पर आप समझो हो क्या रहा है, बंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, पूर्णता स्थानांतरण, है ना, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। दूसरा इसका एक और नाम क्या है, विद्युत संयोजक बंध, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। चलो, और ध्यान रखना बंध निर्माण के बाद आप देखो भाई दोनों ही परमाणुओं का जो अष्टक है वो पूरा हो जाता है। यहां पर आप देखो, इनमें आप देखोगे तो सोडियम और क्लोरीन, यहां पर आप देखो इनका अष्टक पूर्ण नहीं है, पर जब बंध का निर्माण हुआ तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया। अच्छा, अब यहां पर आप ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में बन रहा है बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। चलो पहले इसको नोट करो, फिर एक एग्जांपल और मैं आपको करके बताता है इसका।
चलो अगला एग्जांपल देखो। चलो जैसे मान लो कैल्शियम ले लिया अपन ने, और ऑक्सीजन, है ना। तो कैल्शियम क्या है, मेटल, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। चलो अब यहां पर आप देखो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, है ना। चलो तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, है ना। ऑक्सीजन का लिखो, तो 1s2, 2s2 और 2p4। तो यहां पर आप देखो ये आउटर सेल, ये 4 नंबर वाला, लास्ट में आप देखो 4 आ रहा, तो ये है आउटर सेल, आउटर शेल। चलो यहां पर आप देखो आउटर सेल ये है 2 नंबर वाला, आउटर सेल, है ना। अब यहां पर आप देखो कैल्शियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ऑक्सीजन के आउटर सेल में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा पहले तो आप ऐसा करो, इलेक्ट्रॉन बना दो इनके आउटर सेल में। कैल्शियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6, तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब भाई ऑक्सीजन के पास आप देखो 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे, 2, है ना। और यहां पर आप देखो कैल्शियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो आसान है कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे, है ना। तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। चलो आगे देखो, अब यहां पर आप देखो कैल्शियम, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन दान कर रहा, और कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा, 2, तो कैल्शियम पर चार्ज आ जाएगा +2, और ऑक्सीजन आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा, 2, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2। अब आप देखो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो अपन इसको उदासीन बना दो, CaO, इस तरीके से लिख दिया। अब यहां पर आप देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं, तो 1s2, 2s2 और 2p6, है ना। कैल्शियम आयन का देखो 1s2, 2s2, 2p6
3s2 और 3p6। तो यहां पर आप देखो आउटर सेल ये है, तो आउटर सेल में आप देखो 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां भी आप देखो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो, तो ध्यान रखना आयनिक बंध के निर्माण में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना। चलो ये नोट करो पहले। चलो कर लिया नोट। अब यदि आपको देखना है कि भाई यौगिक में आयनिक बॉन्ड है या नहीं, तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि भाई यौगिक में मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए। यदि मेटल और नॉन मेटल है तो वहां पर आयनिक बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल आप देखो इधर, जैसे NaCl, आप देखो सोडियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। अभी ये एग्जांपल भी समझाया मैंने आपको। चलो अगला देखो, Kf, पोटेशियम क्या है, मेटल, और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो आयनिक बॉन्ड आ जाएगा इसमें। BaO, भाई बेरियम क्या है, मेटल, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, आ जाएगा आयनिक बॉन्ड। अगला देखो, CaF2, कैल्शियम मेटल और फ्लोरीन नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड आ जाएगा। अगला देखो, CsCl, यहां पर देखो सीजियम, सीजियम क्या होता है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, आ जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो अपन एग्जाम्पल ढेर सारे लिख सकते हैं, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी आपको एग्जाम्पल दिया है उसमें मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए। मेटल और नॉन मेटल है तो उसमें आयनिक बॉन्ड होगा, है ना। अच्छा ये वाला बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। भाई आप देखो रुबिडियम क्या है, मेटल, और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल, आ जाएगा। ढेर सारे एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं ना। चलो नोट करो पहले ये। चलो अब हम देखते हैं आयनिक बंध निर्माण की शर्तें, है ना। इन पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले आप इधर समझो थोड़ा सा। भाई जैसे अभी हमने देखा, ये एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, सोडियम प्लस क्लोरीन। अब यहां पर आप देखो सोडियम के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, है ना। तो यहां पर आप देखो इस बॉन्ड के निर्माण में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इधर आप देखोगे तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, और क्लोरीन बन जाएगा क्लोरीन आयन, है ना। तो यहां पर आप देखो सोडियम, सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। मेटल को हिंदी में हम धातु बोलते हैं, और नॉन मेटल को हिंदी में हम अधातु बोलते हैं, है ना। अब यहां पर आप देखो ये बन गया केटायन। केटायन का मतलब होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम क्या बोलते हैं, केटायन। और इस पर आप देखो नेगेटिव चार्ज है, तो ये है एनायन, है ना। तो यहां पर आप देखो कि भाई जो केटायन है, केटायन कौन बना रही है, मेटल। भाई आप देखो ये मेटल, मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो क्या बन गया, केटायन। चलो, और एनायन कौन बना रही है, नॉन मेटल। भाई नॉन मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा तो क्या बन गया,
एनायन। अब आप एक एक करके समझते जाओ। भाई बॉन्ड के निर्माण के लिए एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल, एक धातु होना चाहिए और एक अधातु होना चाहिए, है ना। चलो अगला पॉइंट देखो। अब आप देखो यहां पर केटायन और एनायन के बीच में आकर्षण होगा। भाई बंध का निर्माण होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तभी तो इन पर आवेश आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक केटायन होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए। चलो ध्यान रखना, एक केटायन होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए। अगला यहां पर आप देखो कि भाई जो मेटल है, मेटल क्या बना रही है, केटायन, और यहां पर आप देखो मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा, मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा। तो हम न्यू बोल सकते हैं कि भाई जो मेटल होती है उसका आकार बड़ा होना चाहिए। आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा, क्योंकि बड़ा आकार होगा तो आयनन विभव कम होगा, और आयनन विभव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो मेटल है इसका आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा, है ना। या फिर हम न्यू भी बोल सकते हैं कि भाई जो केटायन है इसका आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा, और केटायन पर यदि हम चार्ज देखें तो चार्ज कैसा होना चाहिए, कम, है ना। और यहां पर आप देखो मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो भाई मेटल का जो आयनन विभव है वो कैसा होना चाहिए, कम। मेटल का आयनन विभव कैसा होना चाहिए, कम। चलो देखो, तो केटायन कैसा होना चाहिए, बड़ा, धनायन बड़ा, और आवेश कैसा होना चाहिए, कम, और आयनन विभव भी कैसा होना चाहिए, कम। इतना समझ में आ रहा है। अगला आप यहां पर देखो, भाई ये जो नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, तो भाई ये नॉन मेटल होनी चाहिए छोटी, या फिर आप यूं बोल दो कि ये जो एनायन है ये कैसा होना चाहिए, छोटा। क्योंकि भाई यदि नॉन मेटल का आकार छोटा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी आकर्षित करेगा, और जल्दी आकर्षित करेगा मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है। और इस पर भी यदि आप आवेश देखोगे एनायन पर, तो एनायन पर भी आवेश कैसा होना चाहिए, कम। चलो देखो, तो ऋणायन कैसा होना चाहिए, छोटा, आवेश कम होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन बंधुता होना चाहिए अधिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा। अच्छा, अब यहां पर आप देखो मेटल और नॉन मेटल, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में जो अंतर है वो 1.7 से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए अंतर, 1.7 से अधिक। चलो, तो ये एक बार नोट करो। चलो, तो ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयनिक यौगिकों का सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं।